फिल्म हो या जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसियों को डिलिमिट करना हो। इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह लग रहा है कि दोनों चीजें बीजेपी स्पॉन्सर्ड हैं, और क्यों ना हो। भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकार है उन राज्यों में कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है, और हरियाणा में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं फिल्म जो है बड़े बड़े ग्राउंडों में बाहर दिखाऊंगा। क्या इसका राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में होगा? मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विबोध गुप्ता हैं। विबोध जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि दिक्कत क्या है। मतलब ये सुनने में आ रहा है, कश्मीर से मैं बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को देख रहा हूं, वो लिख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, कह रहे हैं कि बीजेपी का असली चेहरा जो अब सामने आ गया है। ये जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बार बार बात करते हैं कि कश्मीरी मुसलमान हमारे भाई हैं, कि बहुत अच्छे हैं, और कुछ थोड़े से लोग हैं जो अब उनका चेहरा सामने आया है। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या वाकई ये सच है? धन्यवाद जुनैद जी। कश्मीर फाइल्स की जहां तक बात है, और आज पूरे देश के अंदर इसके ऊपर डिबेट चल रही है, इसके अगेंस्ट चल रही है, इसके फेवर में चल रही है। हर आदमी अपना मत रख रहा है, अपनी बात रख रहा है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी एक राइट है कि वो भी इसके ऊपर अपना पक्ष रखे, अपनी बात रखे। और कांग्रेस और कम्युनिस्ट तो वो हमेशा ही टुकड़े टुकड़े गैंग का काम है कि भाई वो इसी किस्म की फिर कपरस बातें करते हैं, और इसी को वो फिर सेकुलरिज्म की बात बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई नहीं, जो हम बात बोल रहे हैं वही उसी में सेकुलरिज्म है। आज कश्मीर फाइल आने के बाद जो 90s में हुआ, 85 के बाद जो हुआ, जो घटा, वो सच बाहर आया, वो सच बोला गया। अब सच बोलना गुनाह है तो अग्निहोत्री ने गुनाह किया, सच देखना गुनाह है तो हम सब गुनाह कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि फारूक अब्दुल्ला कि मैं गवर्नमेंट में नहीं था, मैंने रिजाइन दे दिया था जब ये 90s की ये बात हुई। मैं आपके माध्यम से फारूक अब्दुल्ला साहब से और अमर अब्दुल्ला साहब से ये बात पूछना चाहूंगा, और वो स्पष्ट करें कि 19 जनवरी को आपने रिजाइन दिया, और उससे पहले आपने 70 टेररिस्ट, खतरनाक टेररिस्ट छोड़े, और 20 और 21 जनवरी को तांडव हुआ, नंगा नाच हुआ कश्मीर के अंदर, और 22 जनवरी को वहां पर जगमोहन जी पहुंचे। अब ये बात बोलनी कि जगमोहन जी इसके जिम्मेवार हैं, तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन आप जगमोहन जी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि कश्मीर के इंटेलेक्चुअल आपसे सवाल ये पूछते हैं, यदि आप मुसलमानों के बीच में जम्मू कश्मीर में अपनी छवि ठीक करना चाहते हैं तो ऐसे तो होगी नहीं। देखिए, छवि ठीक करना या छवि ठीक नहीं करना, इसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सच बोलना, सच के साथ रहना, भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री ने, उससे हम पीछे नहीं जा सकते। जो हुआ है, सवाल यह पैदा होता है कि 85, 86, 87 या 88 में जब वहां पर फारूक अब्दुल्ला थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, और जगमोहन उस समय यहाँ गवर्नर थे, और जगमोहन जी ने हालात देखते हुए वो जो कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, जो एक सामने सामने नजर आ रहा था कि आने वाले दिन ठीक नहीं है, और रोज गाय बगा वहां कश्मीरी पंडित को जो है वो निशाना बनाया जा रहा था, तो उन्होंने राजीव गांधी से मिलकर ये बोला और कहा कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, आपको इसको देखना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और इस एवज में उनको वापस बुला लिया गया और उनको कहा गया कि हम आपको राज्यसभा की टिकट देते हैं, हम आपको चुनाव जो है वो लड़वाते हैं, और उनको वापस बुला लिया गया। और कांग्रेस ने इसके ऊपर कुछ नहीं देखा, ना ही कोई बात की। और फारूक अब्दुल्ला जो ये बात कहते हैं कि मैं बिल्कुल, मेरे ऊपर जो वो ये बताएं कि JKLF के जो फाउंडर मेंबर हैं अमानुल्लाह खान, उनके साथ 1974 में उनकी मीटिंग जो है मीरपुर में हुई, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड फारूक अब्दुल्ला जी ने ये बोला है कि और उन्होंने अपने कैडर के लोगों को कहा कि कुछ लोगों का जाओ पार जाकर आर्म्स की ट्रेनिंग लेके आओ, और बाद में उन्होंने कहा मैंने तो नहीं सोचा था कि भाई इतना ज्यादा कुछ हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि कोई मजाक था क्या? हाथों में हथियार लेके आना और वहां पर चौराहों में और बाजारों में यह अनाउंस करना कि या तो कश्मीरी पंडितों या हिंदुओं या तो कश्मीर छोड़ दो, या इस्लाम कबूल कर लो, या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, और अपनी जो बेटियां हैं वो हमारे पास छोड़ जाओ। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं ना,
ये कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। जहां तक आपने जहां तक सवाल ये पैदा होता है कि उस समय हम ये मानते हैं कश्मीर के अंदर जो लोग इस चीज के इस बात का दर्द था कि गलत हो रहा है, हालात ऐसे थे वो बोल नहीं पाए होंगे, वो अगर वो बोलते तो उनकी भी जाने जाती। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर वो उस समय कुछ लोग बाहर आ जाते और इस बात को कहते हैं भाई नहीं हम देखते हैं कौन यहां से जाता है, सवाल ये विभो जी, यहां से वापस कैसे जाते हैं। लेकिन विभो जी लोग ये कहते हैं कि अगर टीकालाल टपलू की शहादत हुई तो मोहम्मद यूसुफ हलवाई की भी शहादत हुई। वो कहते हैं कि आप एक रुख तो दिखाया है फिल्म में, दूसरा रुख नहीं है। आप इस चीज पर डायरेक्टर को नहीं कहते कि भाई आपको दूसरा हिस्सा भी दिखाना चाहिए था कि वहां पर मुसलमानों की भी मौत हुई है, आतंकियों ने उनको भी अपनी गोली का निशाना बना। ये भी एक रिजर्वेशन है लोग नहीं, यहां तक ये बात आप कह रहे हैं, अगर जो आतंकवादियों के हाथों से वहां कश्मीरी मुसलमान मारे गए वो क्योंकि वो नेशनलिस्ट होंगे, उन्होंने वहां पर इनके खिलाफ जो है वो आर्मी के साथ खड़े हुए होंगे। फिल्म में ये सब नहीं है फिल्म। लेकिन जो बात कही जा रही है वो ये नहीं कही जा रही, बात ये कही जा रही है कि हजारों मुस्लिम नौजवान मारे गए और वो बात कहां चली गई। वो जो हम कहते हैं इसके ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए। जो कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम युवा मारे गए 18 साल से लेकर 28 साल के, जो टेररिस्ट बन गए, जिनके हाथ में बंदूक आ गई, इसके ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए कि इनको गलत रास्ते पे किसने लगाया, इनको टेररिस्ट किसने बनाया, ये क्यों लोग गलत रास्ते पे गए, क्यों लोग बॉर्डर पार करके ये एलओसी पार करके वो आर्म्स ट्रेनिंग लेने गए, इनके पीछे कौन था और जो लोग इनके पीछे थे उनका मकसद क्या था। इसके ऊपर भी एक बड़ी फिल्म बननी चाहिए, लोगों को सच पता चलना चाहिए। अगर एक फिल्म से ये सच पता चला है कि कश्मीरी वहां से क्यों माइग्रेंट हो गए, डिस्प्लेस्ड हो गए, वो क्यों देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए, और ये भी आना चाहिए कि वहां पर जो हजारों हजार मुस्लिम युवा मरा वो क्यों मरा, वो भी आखिर किसी माँ के बेटे थे। एक और सवाल लोग आम जनमानसी सवाल पूछ रहे, कह रहे हैं कि आप तो बहुत फिल्म के जरिए तो आपने बेटा कराटे को दिखा दिया, यासीन मलिक को दिखा दिया, सबको दिखा दिया। वो कहते हैं कातिल हैं ये, इन लोगों के खिलाफ कोर्टों में जो है मामले चल रहे हैं। आपको 7 साल हो गए सत्ता में, इन 7 सालों में किसी आतंकी को आप लोगों ने फांसी दिलवाई हो या कोई आतंकी जो है अपने अंजाम तक पहुंचा हो, ऐसा देखने में नजर नहीं आ रहा। आप फिल्म अच्छी बन गई है, श्रेय आपको जा रहा है कि बनवाई आपने, अब नहीं बनवाई या नहीं बनवाई मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। इसी तरीके से पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि जो आतंकी अभी भी जेलों में बंद हैं, ठीक है, और 7 साल आपको सत्ता में हो गए, उनके खिलाफ अभी भी मामले जो हैं वो खत्म नहीं हुए हैं, फैसला नहीं मिला उनको, क्या चल क्या रहा है ये? मतलब एक तरफ आप फिल्म को इतना अप्रिशिएट करें, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल करने की बारी आती, कुछ कर ही नहीं। देखिए, पहले तो फिल्म के ऊपर एक बार दोबारा बात की जाएगी, वो ये है कि फिल्म एक डायरेक्टर ने बनाई, फिल्म भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई। आज जो देश उमड़कर फिल्म देख रहा है वो लोग सारे भारतीय जनता पार्टी के नहीं। ये भी कहते हैं यूपी के चुनाव से पहले बनवा लेनी थी, अब तो ना चुनाव है कहीं न कुछ है, और बाकी जो चुनाव है बड़े दूर हैं। फिर आप देख लीजिए ना, इससे जो आपने बोला नहीं, जो आपने बोला, जो लोगों ने बोला, वो सच है ना कि हमने कोई वोटों के लिए या राजनीति के लिए हमने थोड़ी फिल्म बनाई है, फिल्म डायरेक्टर ने बनाई और उसने सच बता दिया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर इसकी जगह अग्निहोत्री जी ने ये फिल्म बनाई होती कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो कश्मीरी पंडितों को रोक रहे हैं और जगमोहन जो है वो साजिश के तहत उनको निकाल रहे हैं, फिर अप्रिसिएशन कितनी होनी थी? बड़ी प्रशंसा होनी थी, आपकी प्रशंसा भी। सवाल ये पैदा होता है कि फिर टुकड़े टुकड़े गैंग तो अग्निहोत्री जी का हो जाता है, गदगद दीवाना हो जाता है ना, क्योंकि उसमें झूठ परोसा जाता। अब अग्निहोत्री जी ने झूठ नहीं परोसा, सच परोस दिया। अभी मैं परसों एक SHO है, आपने ही इंटरव्यू किया, सरदार खान जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि मैं वहां पर एक जगह SHO था और जगमोहन जी मेरे थाने में आए और मेरे थाने में आकर उन्होंने कहा कि भाई ये कश्मीरी पंडित लोग यहां से नहीं निकलने चाहिए। और उन्होंने इंटरव्यू के अंदर साफ बोला कि किस ढंग से कश्मीर के अंदर एक अंधेरा सा हो चुका था, लॉलेसनेस हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था मानो बस आजादी सुबह मिलने वाली है कि शाम को मिलने वाली है। और जो लोग जिन्होंने उस समय ये मान लिया था कि भाई कश्मीर कोई जो है पाकिस्तान के पास जाने लगा है, ये जिम्मेवार वो लोग हैं। और फारूक अब्दुल्ला जी चूंकि वो उसमें पूरे तरीके से शरीक थे, आपने देखा किस ढंग से एक डिनर के अंदर वो यासीन मलिक के पीठ पे हाथ रख रहे हैं और JKLF के सब नेताओं के साथ जाकर वो मीरपुर में जाकर मीटिंग्स करते रहे।
खोले थे, उसके बाद मनमोहन सिंह ने इनको आगे कंटिन्यू किया। ये आप छोड़ दीजिए, राजनीति में आप लोगों ने भी इन लोगों के लिए रेड कारपेट वेलकम तो किया। जो रास्ते खोले गए उस समय कोई रास्ते खोलने की बात नहीं थी। आप मुझे बताइए कि 84 से पहले कौन सा टेररिज्म था कश्मीर के अंदर? वहां पर मंदिर नहीं जा सकता था। कौन सा हमारा कश्मीरी पंडित भाई बहन जो है वो अपने व्रत नहीं रख सकते थे? कौन से कश्मीरी पंडित भाई बहन ऐसे थे जो नौकरी नहीं कर सकते थे? कश्मीर के अंदर 80s मतलब 84 से पहले, इस आतंकवाद से पहले जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे गवर्नमेंट के, उसमें 60 से 70% कश्मीरी पंडित जो थे वो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, लेक्चरर्स थे। मेरे राजौरी के अंदर भी कश्मीर के लोग आके डॉक्टर्स वहां पर दिखते थे। फिर अचानक थोड़ा हो गया, कश्मीरी हिंदू वहां मारा गया, टारगेट हुआ। अब जब ये ऐसा मारा जाता है, वहां पर मतलब गैंग रेप होता है, आरे गरीब थोड़े ना। आपने क्यों किया रेड कारपेट वेलकम इन अलगाववादी नेताओं को? आपने रेड कारपेट क्यों दिया? कहता हूँ ये गरीब थोड़े थे कश्मीरी जो। आपने क्यों दिया रेड कारपेट फिर इन अलगाववादियों को? यासीन मलिक को रेड कारपेट क्यों दिया? बिट्टा कराटे आपके दौर में बाहर। मैं ये कहता हूँ कि अब कहाँ है इस समय? अब यासीन मलिक कहाँ है? तो आपने अपनी गलती को सुधारा, ये कह रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इन 7 वर्षों के अंदर पूरे तरीके से इनके ऊपर शिकंजा कसा गया। बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे ये बात की गई कि हुर्रियत से बात करो जी, इंटरनेशनल लेवल पे बात की गई कि पाकिस्तान से बात करो जी। तो यासीन मलिक को कत्ल की सजा मिलेगी? बिट्टा कराटे ने जो माना 20 लोगों को मैंने मारा, क्या उसको सजा मिलेगी? देखिए, आपके कार्यकाल में सजा मिलेगी? जो कोर्ट के अंदर केस है ना, देखो जो जज हमारे जो हैं, हमारे हॉनरेबल जजेस जो हैं, उन्होंने जो फैसला सुनाना है वो मैं आपको यहाँ तो नहीं बोल सकता ना। मेरे पास कोई प्रोवोगेटिव नहीं है कि जो कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो मैं यहाँ पर बोलूं, वो एक कंटेम्प्ट हो जाएगी। प्रोसिक्यूशन के वकील कल कह रहे हैं, आपने पता किया? सवाल ये पैदा होता है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा, आपने ये बात देखी कि गिलानी की डेथ के बाद कितने लोग जो थे जनाजे पर गए? 5। जिस गिलानी की डेथ के ऊपर यह मान के चला जाता था कि कश्मीर तबाह और बर्बाद हो जाएगा, आगाजनी हो जाएगी, लूटपाट हो जाएगी, दुकानें सड़ जाएंगी, बहुत कुछ हो जाएगा, 5 लोग वो जनाजे में गए। आपने देखा कि बुरहान वानी के जो पिताश्री हैं, पिछली 15 अगस्त को उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया। आज आप देख रहे हैं, कहते हैं आपने डराया हुआ है सबको, कहते हैं आपने डरा के रखा सब। अब आप उधर से इस बात को कह रहे हो कि मैं रेड कारपेट दे रहे हो, उधर से आप कह रहे हो कि हमने डरा के रखा है। रेड कारपेट आप अलगाववादियों को दे रहे हो, आम जनमानस को आपने डरा के रखा, ऐसा लोग नहीं, देखिए आम जनमानस कहाँ डरा है? आप मुझे बताइए, इन 2 साल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कश्मीर के लोग कह रहे हैं। कश्मीर के मैं आपके माध्यम से कश्मीर के नेताओं फारूक अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया था कि ये आतिशफिशा बन रहा है किसी भी वक्त। ये बात कह रहा हूं, मैं आपके माध्यम से उन नेताओं, कश्मीर के उन नेताओं से बात कर रहा हूं कि वो ये बताएं कि इन 2 सालों में कश्मीर बंद हुआ? क्या कश्मीर के दुकानदार तंग हुए? कोई उनको कॉल आई बाजार बंद करने की? क्या कश्मीर की हमारी बेटियां और बहनें कॉलेज नहीं जा रही? क्या कश्मीर के अंदर आज टूरिस्ट नहीं जा रहा? क्या कश्मीर में शिकारे वाला खुल के नहीं घूम रहा? क्या कश्मीर के अंदर आज खुशहाली नहीं आ रही? यही तो एक खूबसूरती है कि वो कश्मीर जो जन्नत से जन्म बन चुका था, वो दोबारा जन्नत मतलब कि स्वर्ग बन रहा है, ठीक है, जन्नत बन रहा है। आपने कल देखा कि अरब कंट्री से लोग मतलब रुपया इन्वेस्ट करने के लिए कश्मीर के अंदर आए। एलजी साहब ने, ऑनरेबल एलजी साहब ने, विपक्ष कह रहा है कि आप दिल्ली गए, दिल्ली में आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, बड़े लोग बुलाए, दिल्ली वाले इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं, अब आप दुबई चले गए कि दुबई वालों से इन्वेस्ट कराएंगे। देखिए ये मतलब दिल्ली ने, यहाँ पर अपोलो खुल रहा है, आपने देखा कि अपोलो हॉस्पिटल हर जगह खुल रहे हैं और भी आ रही है। यहाँ दिल्ली और मुंबई के जो इन्वेस्टर हैं वो भी, लेकिन कश्मीर के अंदर अगर अरब कंट्रीज के बिजनेसमैन आके 70,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर वो कश्मीर के अंदर कर रहे हैं तो आज कश्मीर ठीक हो चुका है ना, तभी इन्वेस्टर आया। अगर आज कश्मीर जो है उसी गन पॉइंट के ऊपर जी रहा होता, दुकानदार भी गन पॉइंट पे जी रहा होता, स्टूडेंट भी गन पॉइंट पे जी रहा होता, ये ठीक है कि हम ये कह सकते हैं कि अभी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, समय लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान बैठा है साथ में, पड़ोस में वो हमारा दगेबाज देश बैठा है, वो वहां से एलओसी से क्रॉस करके भेज देता है, लेकिन अलगाववाद खात्मे पे है, पत्थरबाजी खात्मे पे है, जिसके कारण आज अरब कंट्रीज के इन्वेस्टर यहाँ पर आकर 70,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए जुनैद जी मैं ये कहना चाहूंगा, एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा भी मारा, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम भी उसके पास आई, परेशान भी किया उसको बिल्कुल शुरुआत में।
तो आज मैंने देखा, कल वो भी बड़ा जबरदस्त लेक्चर झाड़ रहे थे वहां पर। पता नहीं था कि जिस इन्वेस्टर मीट में वो तकरीर कर रहे हैं वो वही शख्स है जिस शख्स को एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने दफ्तर में कई दिन बिठा के रखा। देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो इंडिपेंडेंट एजेंसी है। उन्होंने किसको बिठाया, किसको नहीं बिठाया, किसको उसके बाद छोड़ा, किसके अंदर किसी से कुछ मिला, किसी से नहीं मिला, ये तो वही आपको बता सकते हैं। लेकिन अगर इस मीट के अंदर अगर बड़े लोगों को कश्मीर के कल आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक एडवाइजर साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक ही भारतीय जनता पार्टी से एडवाइजर थे फारूक खान साहब। अब सुनने में आ रहा है, कोई अखबार की खबर आई थी, कहते जी कोई नॉन लोकल जो है उसे एडवाइजर लगाया जाएगा। मतलब आप मान के चलिए कि मानते हैं, मतलब आप बोलिएगा कि क्या आपको नहीं लग रहा कि अगर एक और नॉन लोकल एडवाइजर होगा, ठीक है वो नॉन लोकल हैं, सिविल सचिवालय कोई जाके राजी नहीं, रजौरी पूंछ का कोई आदमी आप सिविल सचिवालय के बाहर आपको नजर आया तो मुझे जरूर बताइएगा। टोटल संपर्क टूटा हुआ है लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के साथ, सिविल सचिवालय के साथ, आम जनमानस का। उसके चलते अब एडवाइजर भी बाहर से आएगा। यानी आपको नहीं लगता कि आपकी नैया डुबोने का की ना, तो उनको कोई पार्टी बड़ी जिम्मेवारी देगी, पार्टी के चुनावों में उनसे काम लेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? आपका ही काम होगा सिविल सचिवालय में, कम से कम आम जनमानस आना जाना तो शुरू हो जाए। आप लोग छोड़ेंगे भाई, कांग्रेस का क्यों नहीं लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्यों लिया, बीजेपी के पॉलिटिक्स, इतनी फिक्र आपको मीडिया के मित्रों। आप मेरी बात सुने ना, सवाल ये पैदा होता है कि किसी तरफ से भी बख्शा नहीं जाता है। मेरा ये मानना है कि जो बात आपने ये कह दी कि भाई तार टूटी हुई है एलजी साहब से, गलत कह रहे हैं। मैं रोज देखता हूं, आप भी देखते हैं कि डेलीगेशन के ऊपर डेलीगेशन, कहते हैं 1.25 मिनट से ज्यादा का टाइम जो है डेलीगेशन को नहीं मिलता। बड़े नेता मिलने के लिए जाएं वो कोई 15 मिनट मिलते हैं, लेकिन अगर बेचारा आम आदमी कोई मिलने जाए कहते 1-1.5 मिनट मिलता है, उसमें भी बात उसकी पूरी सुनी नहीं जाती, आधी उसके मुंह में रह जाती, आधी वो सुना पाता है। आप गए कभी? मैं तो नहीं, फिर सवाल आप गए, आपको समय नहीं मिला तो मैं मान सकता हूं। जो गे हैं वो हमारे सामने बात करें। मेरा ये कहना है कि एलजी साहब इतने इस समय पीपल फ्रेंडली हैं। हर अभी आपने कल देखा कि जो यूक्रेन से हमारे बच्चे आए थे वो भी उनसे मिलने के लिए गए और वहां पर उनके साथ 15 से 20 मिनट वो लोग वहां पर बैठे। अब वो अगर नहीं, देखिए बनना चाहिए पॉलिटिक्स चाहिए। अब लेकिन मैं पार्टी का महामंत्री हूं और पार्टी के अंदर मैं कह सकता हूं एक कार्यकर्ता हूं। अब जो फैसले दिल्ली में होने हैं, जो फैसले होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ऑनरेबल अमित शाह जी ने लेने हैं, उनके ऊपर मेरा बोलना उचित नहीं है। अलबत्ता मैं ये कहूंगा कि इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो काम हो रहे हैं, अभी आप आंकड़ा देख लें, 13,000 कुछ नौकरियां जो है इन 2 सालों में लगी, 20,000 से ज्यादा और रेफर हुई हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांसपेरेंसी आई है। गरीब घरों के बच्चे जो हैं आज ए का एग्जाम पास करके, रिटर्न टेस्ट पास करके बाहर आ रहे हैं, इंटरव्यूज खत्म कर दिए गए हैं। एक जो पॉजिटिव पक्ष है वो भी हमको जो है वो देखना है, देखते हैं। कुल मिलाकर मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आने वाले दिनों के अंदर जो है, जो 7-8 महीने के बाद जो हम ये कहते हैं कि जरूर होने चाहिए। अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा, डीलिमिटेशन के ऊपर कोई बड़ा बवाल नहीं हुआ? हो सकता है कोई नेता कह दे कि बवाल हुआ। अखनूर में कोई प्रदर्शन हुए, कठुआ वाली साइड कुछ प्रदर्शन हुए, उधमपुर में कुछ प्रदर्शन हुए, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि कोई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कोई डीलिमिटेशन के खिलाफ कोई बड़ा भयंकर बयान नहीं दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को आपके खिलाफ किसी ने बोलते हुए नहीं सुना। कहा ही जा रहा है कि पब्लिक में, जनमानस में ये बात आ रही है, आम लोगों से सुनने को मिल रही है कि जो कोई साठ गांठ हो गई है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में। ये प्री पोल अलायंस तो नहीं हो रहा कोई आप दोनों के बीच में? वरना जो पार्टी इस डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में है, उस पार्टी का इस डीलिमिटेशन को लेकर लगभग चुप्पी साधना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। महबूबा मुफ्ती क्या बोली? नहीं, मैं फारूक साहब की बात कर रहा हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं। कोई भी नहीं बोला ना, क्योंकि ठीक हुई होगी, डिलिमिटेशन ठीक तरीके से होगी। महबूबा मुफ्ती तो बोली, उसने कहा कि ये बीजेपी की डिलिमिटेशन है, बीजेपी ने करा। कोई मतलब कोई प्रोटेस्ट, कोई धरने वो करने नहीं देते। नहीं, कैसे नहीं करने देते? कौन किसको रोक सकता है? अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे, अरेस्ट अगर पुलिस करेगी, वो भी एक बड़ी न्यूज है ना। महबूबा मुफ्ती प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस उनको लेके जा रही है, वो भी तो एक बड़ा एक इंटरनेशनल लेवल पे मैसेज। मान के चलें कि आप खुद उनको हीरो बनाने के चक्कर में हैं ताकि वहां वोट बैंक उनका ठीक रहे, साउथ कश्मीर में ठीक। ये कहना है, आपने ये कहा कि पर्दे के पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कुछ है, तो इसलिए मैंने महबूबा जी की बात की कि ना वो बोले ना वो बोले। इसका मतलब यही है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने। आप कंफर्टेबल किसके साथ हैं?
आप कंफर्टेबल किसके साथ हैं? जहाँ कुछ बातें हैं वो अभी पब्लिक डोमेन से जो है वो गए ऑब्जेक्शन 700 ऑब्जेक्शंस गई 700 ऑब्जेक्शंस गए हैं, उसमें जो होगा वो इंडिपेंडेंट दायरा है, उसमें किसी पार्टी का कोई लोग, लेकिन उसमें भी कह रहे हैं कि 700 ऑब्जेक्शंस गई हैं, आप जब तक कहेंगे नहीं वो मानेंगे। देखो लोग या कोई नेता बोल रहा है, वो तो कोई नेता अगर बोलेगा अपोजिशन का तो उसको ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकता, लेकिन कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि डिलिमिटेशन अच्छी हुई है, इसीलिए कोई ज्यादा क्राई नहीं हुई है। बाकी अगर आप लेकिन सवाल ये है कि क्या कंफर्टेबल किसके साथ आप महसूस करते हैं? मान लीजिए आपको कल मैं कहूं कि पार्टी पर आपको एक तरफ से महबूबा मुफ्ती ने बुला लिया, एक तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुलाया कि जनाब मेरे घर मेरी बर्थडे पार्टी है, आप आइए, दावत खाने कहां जाएंगे? देखिए, जो बात आपने ये कही कि सरकार आप किसके साथ बनाएंगे, सरकार ने, मैंने कहा पार्टी नहीं उससे पहले जो आपने कहा 50+ का हमारा जो एक इस बार नारा है कि हम भारतीय जनता पार्टी 50+ सीटें लेकर खुद का चीफ मिनिस्टर बनाएगी, ये तय। इसलिए ना तो हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जाना है, ना ही आपको अगर बर्थडे पार्टी पे बुलाते हैं, डॉक्टर फारूक साहब के यहाँ जाएंगे, महबूबा की? देखिए वो बर्थडे पार्टी पे कहाँ मनाते हैं, लंदन में मनाते हैं, कहाँ जाकर मनाते हैं, दिल्ली में मनाते हैं, हमें उन्होंने क्या बुलाना, तो ये क्या होना है, वो बर्थडे पार्टी का उनको होगा और वो अपने मित्रों को ही बुला सकते हैं, हम तो उनके मित्र भी नहीं है। आप पुराने मित्र हैं, घनिष्ठ मित्रता आपके साथ रही है 1999 से लेकर 2002 तक। वो ठीक बात है कि यही बात कभी वो सोचे, जब ये बात वो कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी कम्युनल पार्टी है, ये मुस्लिम समाज अच्छे हो जाते हैं ना, जब 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 देखें आप तब तक कम्युनल हैं, ये मैं कह रहा हूं आपको एक पत्रकार के नाते, आप तब तक कम्युनल हैं, फिरका परस्त हैं, आपको रोकना है, आपको कश्मीर में घुसने नहीं देना है, जब तक आप जम्मू संभाग से अच्छी खासी सीटें नहीं ले लेते। एक बार आपने सीटें ले ली, आपसे बढ़िया कोई आदमी ही नहीं है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है पुराना। पीडीपी ने आपको रोकने के लिए, आपका रथ रोकने के लिए जबरदस्त माहौल बनाया था 2014 में कश्मीर घाटी में, लेकिन फिर आपके रथ पे सवार हो गए। अब इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है आपके रथ को रोकना है, तो आप मतलब, तो इसलिए मैंने पूछा कि कंफर्टेबल कहां है, पुराने मित्रों के साथ या जिन्होंने अभी पीछे पीछे ताजा ताजा, आपको क्या कहते हैं, ताजा ताजा जिनको आपने छोड़ा है? यही बात कश्मीर के लोगों को समझनी होगी। ये मेरे कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के अंदर वो लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ इसलिए जुड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, ये बात उनको समझनी होगी कि अमर अब्दुल्ला की ग्रूमिंग जो है, पॉलिटिकल ग्रूमिंग जो है, वो अडवाणी जी और अटल जी के हाथों से हुई है। महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी है, और उस समय वो उनकी भाषा कुछ और थी कि नौजवान जो है वो आर्मी कैंप में टॉफी लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं। आप अंदाजा लगाएं, और लवर हाउस के अंदर एक शुक्रवार की जो जुमे की नमाज है कश्मीर के अंदर, उसमें कश्मीर के जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, वो जुमे की नमाज के अंदर कश्मीर की पार्टनर बनते हैं, कोलिशन पार्टनर बनते हैं नई दिल्ली में। उमर अब्दुल्ला को आप मंत्री बना देते हैं। 2002 में आडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने अपनी किताब में बाद में लिखा, माई कंट्री, उसमें लिखा उन्होंने कि मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को 2002 के गुजरात के दंगों के बाद कहा कि आप हमारा समर्थन छोड़ दीजिए, आप अलग हो जाइए, इसका राजनीतिक नुकसान जो है आपको जम्मू कश्मीर में होगा। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये इतना प्रेम जब आप सत्ता में होते हैं, इन पार्टियों को आपके साथ कैसे होता है? जाओ छोड़ दो हमें, आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पीछे जब आपकी सरकार पीडीपी के साथ थी तो बड़ी बार ऐसा माहौल आया जब लगने लगा कि भाई रात को गिरी, सुबह गिरी, शायद पीडीपी मैडम जो है आधे घंटे में इस्तीफा देने वाली है, 2 घंटे में देने वाली है। फिर उसके बाद पता चला कि जमीन आप ही ने खींच ली, आप निकल गए। वो तब भी आप ये कहते हैं जी इन्हीं को रोकना, और आज भी आपको रोकने के लिए जो है पूरी तैयारी में। जुनैद जी, सीधी बात है कि ये चाहे अब्दुल्ला परिवार हो, चाहे मुफ्ती परिवार हो, ये सरकार के बिना नहीं रह सकते, ये पावर के बिना नहीं रह सकते। और जो 90s में घटा वो भी इसका एक हिस्सा थे। वो जो 90s में घटा, चूंकि वो इस मान रहे थे कि अब हम इससे इन मतलब ज्यादा ताकतवर बन के दोबारा से उभरेंगे, और उन्होंने कश्मीर के अंदर एक बड़ा कत्लेआम करवाया। और कभी भी वो माफी के काबिल पीडीपी की नेता बनी तो ये आम बात थी कि आतंकवादियों के साथ मिलना, उनके साथ बात करनी, उनके हक की बात करनी, और जब वो मारे जाते थे उनके घरों में अफसोस जाकर करना, और जब सरकार में ये बात कश्मीर के लोग, आप ऐसा करते क्या है? नहीं, कुछ करते हैं हम कुछ नहीं करते, हम एक सच और सच्चाई के ऊपर चलने वाले लोग हैं। जब हमारी कोलिशन गवर्नमेंट बनी पीडीपी के साथ,
पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट 3 मुद्दों को लेकर एजेंडा ऑफ अलायंस बना। हमने बिट्रे नहीं उसमें किया। हमने कहीं उस दौर के अंदर 370, 35A और ये सारी बातें नहीं की, लेकिन वो उन्होंने बिट्रे करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने बिट्रे करना शुरू कर दिया तो क्योंकि हमें कोई पावर के लिए हम सरकार में नहीं थे, हमें चूंकि जम्मू की लोगों ने मैंडेट दिया था सरकार बनाने के लिए, और अगर हम सरकार ना बनाते तो हमें जम्मू के लोग नालायक कहते कि हमने आपको 25 सीटें जम्मू से देकर भेजा और आपने सरकार नहीं बनाई। इसलिए सरकार बनी थी। और 3.5 साल के बाद, 4 साल के बाद जब उन्होंने बिट्रे करना शुरू किया उस एजेंडा ऑफ अलायंस से, हमने सरकार गिरा दी। अब आप 50+ वाली सरकार बनाएंगे? नहीं, पहले इस बात से जो पहले आपसे हम बात कही ना, मैं उस पर कश्मीर की जनता को जरूर कहना चाहूंगा, उनको जरूर सोचना पड़ेगा कि आखिर ये लोग सत्ता सुख के लिए कहां तक जा सकते हैं और कितने लोगों को कश्मीर के अंदर हमने खून की होली से खिलवाना है, कितने और युवाओं को हमने इस रास्ते पे डालना है। आज जब कश्मीर के अंदर तिरंगा आ चुका है, आज हिंदुस्तान जिंदाबाद का वहां पर नारा लगता है, आज कश्मीर के अंदर कश्मीर के लोग जो है मोदी जी की बात करते हैं। एक दौर था सोशल मीडिया में हुर्रियत की बात, गिलानी जी की बात होती थी या यासीन मलिक की बात होती थी, और आज आपने सुना पिछले साल एक वीडियो एक बच्ची की वायरल हुई, मोदी जी यहाँ के लोगों के अंदर मोदी जी की बात हो रही है, देश की बात हो रही है। तभी आप 50+ के लिए आश्वस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट विबोध गुप्ता, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के। आपने इनसे सुन ही लिया कि इन्होंने ये कहा कि सत्ता सुख के लिए नेशनल कांफ्रेंस 6 महीने